ख़वातीन व हज़रात, वैसे तो आपने जनरल रानी के बारे में बहुत सी दास्तानें सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपके लिए जनरल रानी के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपने कभी ना सुने होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि एक आम घरेलू औरत से ताकत के ऐवानों तक पहुंचने वाली बेगम अकलीम अख्तर, जिनको जनरल रानी के नाम से जाना जाता है, उनके और साबिक फौजी आमिर जनरल याहिया के मुआशकी की कहानी क्या है। और जब जनरल याहिया से महमूदुर रहमान कमीशन ने इस मामले के बारे में पूछा तो जनरल साहब ने यू टर्न लेते हुए जनरल रानी को अपनी बहन करार दे दिया और यूं तारीख शर्मिंदा हो गई। जनरल रानी मारूफ खातून सहाफ़ी अरूसा आलम की वालिदा और फ़ख्र आलम की नानी थी। उनके अलावा भारतीय शहरियत हासिल करने वाले गुलूकार अदनान समी भी जनरल रानी के नवासे हैं। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि अरूसा आलम ने 11 साल कब भारतीय वजीर आला अमरिंदर सिंह से शादी कर ली थी और मुस्तकिल तौर पर इंडिया में मुंतकिल हो गई थी। जनरल रानी 2002 में इंतकाल कर गई थी, लेकिन पाकिस्तानी सियासत की तारीख में आज भी उनका नाम कई हवालों से जिंदा है। ये अकलीम अख्तर रानी कौन थी और इन्हें पाकिस्तान के ताकतवर तरीन खवातीन में से एक क्यों कहा जाता है? हालांकि ना ही वो कोई सियासतदान थी और ना ही किसी नवाब या जागीरदार के खानदानों से उनका कोई ताल्लुक था, ना ही उनका ताल्लुक अदब या शोबिस से था। तो पूरी इसरार शख्सियत का असल नाम तो अकलीम अख्तर था, लेकिन वो मुल्क के गोशे गोशे में जनरल रानी के नाम से मशहूर हुई। एक जमाने में उनके मुकाम और मर्तबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि 1971 की जंग में पाकिस्तानी फौज ने जब भारत के आगे हथियार डाले तो इसके चंद रोज बाद जनरल रानी को भी इनके घर में नजरबंद करके बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया और साथ ही इनके घर का टेलीफोन भी काट दिया गया और सख्त तनबीह भी की गई कि नजरबंदी के दौरान वो कोई ऐसा बयान ना दें जो मुल्क की सालमियत और वकार के लिए नुकसान दे। यहाँ ये सवाल बनता है कि आखिर एक औरत जिसके पास कोई सियासी या फौजी ओहदा नहीं है, इसके हुक्म पर सदर कैसे चलता है? इन्हें अखबारात में पाकिस्तान की मलका क्यों कहते हैं और वो मुजरिमों को माफी कैसे दिलवा सकती हैं? और सबसे बढ़कर वो मुल्क की सालमियत और दिफा के लिए इतनी खतरनाक कैसे समझी गई हैं कि इन पर पहरा बिठा दिया जाए? इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए मुल्क की गुंजलक तारीख की चंद गर्द आलूद राहदारियों में झांकना पड़ेगा। अकलीम अख्तर 1931 में गुजरात के एक छोटे से जमींदार के घर में पैदा हुई। कुछ अरसा तो वो स्कूल जाती रही मगर मैट्रिक नहीं कर सकी। कम उम्री में उनकी शादी एक पुलिस अफसर के साथ हो गई। ये शादी कई साल चली और इस दौरान उनके 6 बच्चे भी पैदा हुए। यहाँ तो हालात बिल्कुल उस जमाने के रिवाज और मामूल के मुताबिक चलते रहे। इस कहानी में पलटा उस वक्त आया जब 60 की दहाई में अकलीम अख्तर अपने खाविंद के साथ मरी की मशहूर माल रोड पर चहलकदमी कर रही। खातून ने इस वक्त के आम दस्तूर के मुताबिक बुरखा ओढ़ रखा था। इस दौरान अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। अकलीम अख्तर ने 2002 में न्यूज लाइन की आयशा नासिर को एक इंटरव्यू में बताया कि उस झोंके को अपने चेहरे पर महसूस करने के लिए उन्होंने एक लम्हे के लिए अपने निकाब को हटा दिया। रवायती थानेदार खावंद को अपने 6 बच्चों की मां का चेहरा माल रोड पर लोगों के दरमियान यूं आरियां होना पसंद न आया और उन्होंने अपनी बीवी को डांट पिलाई, बल्कि पुलिस की छड़ी से उनको मारा। अकलीम अख्तर कहती हैं कि बस यही वो लम्हा था जिसने उनके अंदर बगावत का शोला भड़का दिया। खावंद की डबट में इन्हें इतनी जिल्लत महसूस हुई कि उन्होंने वहीं अपना बुरखा नोच कर माल रोड पर फेंक दिया। अकलीम अख्तर ने इसी वक्त तहिया कर लिया था कि अब वो किसी खावंद की बीवी बनकर नहीं रहेंगी। वो खुद अपने पांव पर खड़ी होंगी और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेंगी, जहां इन्हें रोकने टोकने डांटने डपटने वाला कोई ना होगा। इसी इंटरव्यू में वो कहती हैं कि मैं मर्दों को इन्हीं के खेल में शिकस्त देना चाहती थी। मेरा खाविंद पुलिस में था और मैंने बहुत अच्छी तरह ताकतवर मर्दों को देखा था और मुझे एहसास हुआ कि तमाम ताकतवर मर्दों को अपनी भड़ास निकालने की जरूरत महसूस होती है और ये भड़ास किसी भी बिस्तर के साथी की सूरत में निकल सकती है। मर्द का ओहदा जितना बड़ा होगा उसकी जरूरत उतनी शदीद होगी। अकलीम अख्तर ने मर्दों की यही जरूरत पूरी करने के लिए एक एजेंसी खोल ली जिसमें कई खूबसूरत लड़कियां उनके लिए काम करने लगी, जिनमें फिल्मों की बाज नाकाम अदाकारें भी शामिल थी। इस मकसद के लिए उन्होंने कराची या लाहौर जैसे बड़े शहरों की बजाय रावलपिंडी का इंतखाब किया। शायद इसकी वजह यही रही हो कि इन दोनों शहरों में नेपियर रोड और हीरा मंडी की शक्ल में पहले ही मुकाबला बहुत सख्त था। वैसे भी रावलपिंडी फैसला साजों का शहर था और अकलीम अख्तर वहां ताल्लुक बनाना चाहती थी। सरदार चौधरी ने लिखा है कि ये दोनों पहली बार सियालकोट में मिले, जहां रानी CMH में जेरे इलाज थी। मुलाकात चाहे जहां हुई और जिन हालात में हुई, बहरहाल कुछ ऐसा ही वाकया हुआ जैसे रुई को चिंगारी दिखा दी गई हो।
اس کے بعد جنرل یحییٰ اقلیم اختر کے ہاں باقاعدگی سے آنے جانے لگے، حتیٰ کہ سردار چودھری کے بقول 1965 کی جنگ میں جنرل یحییٰ جب جھمپ جوڑیاں سیکٹر کے انچارج تھے، اس وقت بھی محاذ جنگ پر گولوں کی دھندان سے اکتا کر وہ تھوڑا وقت نکالتے اور اپنے الجھے ہوئے ذہن کو ظرافت بخشنے کے لیے فوجی ہیلی کاپٹر میں رانی کے گھر چلے جاتے تھے۔ 3 برس بعد جب جنرل ایوب باغیں یحییٰ خان کو سونپ کر اقتدار کی سرکش گھوڑے سے اتر گئے تو ضرورت نہیں تھی، لیکن یحییٰ خان نے دوسرا مارشل لا نافذ کر کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ جنرل یحییٰ کا اقبال بلند ہوا تو بیگم اقلیم کے اختر بھی اوپر اٹھتے چلے گئے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب اخباروں میں بھی ان کا تذکرہ ہونے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جنرل صاحب اور ملک کے دوسرے طاقتور اور مقتدر ہستیوں کی بھڑاس نکالنے کا کام صنعتی پیمانے پر کرنا شروع کر دیا تھا۔ تاہم جس بڑی شخصیت کو اقلیم اختر نے جنرل یحییٰ سے متعارف کروایا وہ میڈم نور جہاں ہیں۔ یحییٰ خان کو میڈم کی آواز پسند تھی۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو یاد دلوا دوں تو یہی وہ زمانہ تھا جب مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی جاری تھی اور ملک 2 حصوں میں ٹوٹنے والا تھا۔ جنرل یحییٰ خان کے زوال کے بعد جنرل رانی کا ستارہ بھی گھنا گیا اور انہیں کئی ماہ تک نظر بند رکھا گیا۔ مشہور وکیل ایس ایم ظفر نے ان کا مقدمہ لڑا اور کوشش کر کے انہیں رہا کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اپنی کتاب میرے مشہور مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جنرل رانی کو ذوالفقار علی بھٹو پر بڑا غصہ تھا کہ ان کے دور میں ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایس ایم ظفر کو ایک خط میں لکھا کہ میری دوستی یحییٰ خان سے زیادہ تو بھٹو صاحب سے تھی۔ 1 سال پہلے وہ میرے آگے پیچھے رہے، میں نے ان کے لیے دعوتوں کا اہتمام کرتی رہی، تاہم سقوط ڈھاکہ کے بعد محمود الرحمان کمیشن نے جب جنرل یحییٰ سے جنرل رانی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس خاندان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب میرے والد آغا سعادت علی کی بطور ایس پی گجرات میں پوسٹنگ ہوئی۔ یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ جنرل رانی میری بہن کی طرح ہے، لیکن ان کا دعویٰ حقیقت کے برعکس تھا۔ ناظرین، ان کے بارے میں ایک اور قصہ بھی بہت مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب شاہ ایران دورہ پاکستان پر آئے تو ان کے جانے کے وقت جنرل یحییٰ اپنے کمرے سے نہیں نکل رہے تھے اور اس وقت کوئی بھی ایسا انسان موجود نہیں تھا جو صاحب اقتدار کے کمرے میں جا کر ان کو باہر بلا سکے، لیکن وہاں پر جنرل رانی موجود تھی تو ان کو ان کے کمرے میں بھیجا گیا، کیونکہ وہی ایک واحد خاتون تھی جو بغیر اجازت جنرل یحییٰ کے کمرے میں داخل ہو سکتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب جنرل رانی ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے جنرل صاحب کو ایک مشہور گلوکارہ کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مشہور گلوکارہ ملکہ ترنم بیگم نور جہاں تھی۔ اس کے بعد جنرل رانی نے صاحب اقتدار کو ان کے کپڑے پہننے میں بھی ان کی مدد کی۔ میں ہوں وجیح احمد جان، دیکھتے رہیے رپورٹرز ڈیسک۔